अस्सलाम वालेकुम जनाब। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक आईटी बेस्ड सिस्टम्स की। स्पेसिफिक आईटी बेस्ड सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम्स जिसमें आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया गया है, साथ जोड़ दिया गया है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। इसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग चाहिए होती है। बेसिकली इसकी एक पूरी लेयर है जिसमें फर्स्ट लेयर आती है टीपीएस की। मैं तरतीब आगे पीछे करूंगा किताब की, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। कवर हम लोग सारे कर रहे होंगे। टीपीएस पहला लेवल है। टीपीएस टीपीएस कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है, जो कि ट्रांजैक्शंस को सिस्टम में ऐड करता है। तो टीपीएस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या करता है? ये डाटा को डेली बेस पे रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसका काम है कि डेली बेस के ऊपर डाटा को इनपुट करे सिस्टम में, डाटा पकड़े और सिस्टम में ऐड करता जाए। ये कौन करवाएगा? ये करवाएगा एक ह्यूमन रिसोर्स विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आपने सुना होगा अक्सर जॉब्स आती हैं कि इस कंपनी को डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायर्ड है। इस कंपनी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि डाटा एंट्री कर सकता हो, रोज़ के 3000, 3500, 5000 एंट्री सिस्टम में ऐड कर सकता हो। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो it is initial recording of data into system। इनिशियली जो आप डाटा ऐड करते हैं, मगर याद रखिएगा जब इनिशियल चीज़ ही ख़राब हो ना तो कभी भी आप उससे सही आउटपुट नहीं ले सकते। तो अगर इनिशियली डाटा ही गलत रिकॉर्ड किया गया, कस्टमर ए की बजाय कस्टमर सी के ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी गई है, तो जब मैं आखिरी रिपोर्ट निकालूंगा तो वो रिपोर्ट मिस्टर ए का बैलेंस दिखाएगी या मिस्टर सी का बैलेंस दिखाएगी? डेफिनेटली मिस्टर सी का बैलेंस दिखा रही होगी। तो टीपीएस के लिए आपको एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि एक्टिव हो और उसको काम का पता हो, जिसमें चांसेस ऑफ एरर सबसे कम हो। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर शुड बी कंट्रोल्ड। इसको मुझे कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो ख़राब आना शुरू हो जाएगा। आउटपुट इज़ डिपेंडिंग अपॉन इनपुट यानी कि टीपीएस के ऊपर मेरा पूरा आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो सेल्स का डाटा, परचेज का डाटा, कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसका डाटा, कुछ भी डेली बेस पे जो भी एंट्री रिकॉर्ड होनी है
जिसने भी डेबिट क्रेडिट होना है वो गुजरता है थ्रू दिस TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको मैं ब्लैक स्क्रीन पे इसलिए भी समझा रहा हूँ कि बच्चे इसमें बहुत पैनिक कर जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। इससे पहले अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं, सिस्टम क्या होता है, कीबोर्ड, इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आसान थी, मगर यहाँ से लॉजिक शुरू होती है। तो डाटा को इनपुट करने के लिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि एक्टिव हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिवली काम करे, चांस ऑफ एरर कम से कम रखे, जिसके लिए कंपनियां एक्स्ट्रा पैसे खर्च करती हैं और कंपनियां यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगाती हैं। कंपनियों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक IT कंट्रोल्स। स्पेसिफिक IT कंट्रोल्स, फॉर एग्जाम्पल पहला कंट्रोल क्या हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक HR की एक्सेस में हो, यानी कि स्पेसिफिक लोगों को पता हो इसका लॉगिन ID पासवर्ड। अगर बंदे एक से ज़्यादा हैं तो एवरी एम्प्लॉय should have its ID। सिस्टम रिकॉर्ड करे कि ये कौन सा एम्प्लॉय है, उसकी ID क्या है जिसने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, ताकि कल को अगर पता चले कि ये एंट्री ही गलत पास की गई थी शुरू में, तो हम उस बंदे को पकड़ सकें, अदरवाइज तक कोई भी इसको मानेगा नहीं। आप अक्सर देखते हैं कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं इदारों में, जिस तरह एम्प्लॉयज़ के लिए। अब अगर मुझे इस महीने के एंड पे ये निकालना है कि एम्प्लॉय की सैलरी काउंट कितनी है, तो एक तरीका ये है कि मैं बाहर गेट पे एक बंदा बिठाऊं, उसके हाथ में एक मैनुअल रजिस्टर हो, वो हर आने वाने का टाइम चेक करे, इन भी नोट करे, आउट भी नोट करे। मगर वहाँ पे चांस ऑफ एरर, फ्रॉड बढ़ सकता है। नोट ना करे टाइम से, भूल जाए, गलत कर ले, बाद में चेंज कर दे। तो कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां एक डिवाइस लगा देंगी, जिस तरह बायोमेट्रिक्स होते हैं। हर आने वाला अंगूठा लगा के आ रहा है, जाने वाला अंगूठा लगा के जा रहा है, तो आपका इन और आपका आउट वो साथ साथ वैसे ही रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। इनमें नोट हो रहा है और आउट भी नोट हो रहा है। ये इनपुट जब मेरे पास आ रहा है 30 दिनों का, तो 30th डे पे बैठ के मैंने बस एक क्लिक दबाना है, उसने अटेंडेंस को मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ और आपको सैलरीज निकाल के दे देनी है। मगर ये आउटपुट इतना क्विक कैसे हुआ, क्योंकि पीछे से इनपुट बड़ा सॉलिड उसको मिल रहा है। उसके ऊपर उसने जस्ट क्या की है, उसके ऊपर उसने सिर्फ एक अच्छी प्रोसेसिंग की है और ये सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। ये TPS याद रखिएगा 2 तरह का होता है। इसके 2 टाइप्स हैं। ये रियल टाइम भी कर सकते हैं और इसमें आप बैच प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। It can be real time and it can be in the form of batch processing. Real time क्या है, जिस तरह बायोमेट्रिक कर रहा है, अंगूठा लगाया, रिकॉर्डिंग हो गई, ये रियल टाइम है, उसी वक्त मौके पे। बैच क्या होता है कि आप कुछ दिनों को कंबाइन करके सिस्टम में एक दिन बैठ के डालते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी की ये पॉलिसी है कि 1 महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 4 सैटरडेज आते हैं। मंडे टू फ्राइडे जितना भी डाटा आया है वो हफ्ते को बैठ के सिस्टम में ऐड किया जाता है। तो 5 दिनों का डाटा बैच बना के सिस्टम में फेंका जाता है। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग।
दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। अब हर एक के अपने फायदे अपने नुकसान है। मैं एक कॉलेज की मिसाल आपको देता हूँ। कॉलेजेस के पास एडमिशन डिपार्टमेंट में हर वक्त रश लगा होता है। कॉलेजेस एडमिन डिपार्टमेंट, या आप कह लें कि कैश डिपार्टमेंट भी वहाँ बैठता है, फी डिपार्टमेंट भी वहाँ पे बैठा होता है, तो इनके पास रश लगा होता है। एक टाइम पे 30-30 बच्चा, 40-40 बच्चा, 50-50 बच्चा इनके पास सर पे खड़ा होता है। अब वहाँ पे इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो साथ साथ फिजिकल फॉर्म पे जो कुछ लिखवाया है वो सिस्टम में रियल टाइम पे डालें। ये उनके लिए इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। किया जा सकता है मगर वायबल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म फिल करवाते जाएंगे। और लेट्स से सैटरडे वाले दिन जब रश कम होता है तो एक दफ़ा सिस्टम के सामने बैठेंगे और फटाफट से फॉर्म सिस्टम में ऐड करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। तो ये हमें बात समझ आई। इसमें आप अगर देखें तो इन एंट्री से बन क्या रहा होगा, लेजर अकाउंटिंग हो रही होगी। बेसिकली ये जो आपने एंट्रियां पास की है ना, ये आप लेजर बनाते जा रहे हैं। साथ साथ डेटर्स का लेजर बन रहा होगा, कैश का बन रहा होगा, सप्लायर्स का बन रहा होगा। तो ये लेजर्स बनते चले जाते हैं। इनवॉइसिंग हो रही होती है चीज़ों की, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, बजटिंग हो रही होती है। सैलरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हर दिन की परचेज निकाल के देख सकते हैं। तो डेली बेस का डाटा सिस्टम में जा रहा होता है। और अगर आपने बैच भी करना है ना, अगर आपने बैच भी करना है तो ये नहीं कि बस सारी एंट्रियां हफ्ते के दिन जो डेट होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे ना। फिर आपको मंडे की अलग करनी पड़ेगी, ट्यूसडे की अलग करनी पड़ेगी, और जिस दिन की जो एंट्री है उस दिन की वो डेट, वो टाइम आपको अलग से सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। दिस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप जाएं ना ज़रा किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो जो फटाफट से बार कोड स्कैनिंग करते हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं। जो आपका स्टोर्स होते हैं वहाँ पे बार कोड्स लगे होते हैं, तो उनका भी तो यही काम है। दे डू द सेम वर्क, दे डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। तो ये है लेवल 1 विच इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आगे बात करते हैं हमारे पास लेवल 2 की। और लेवल 2 मेरे पास आ जाता है आपका बड़ा प्यारा MIS। ये लेवल 2 आ गया, MIS, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखिएगा कॉलेजेस के अंदर लेवल 1 में एंट्रियां कौन पास कर रहा है, एडमिन वाले। क्या मैं इनको कोड स्ट्रेटजी मेकर्स काउंट कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं इनको मिडिल लेयर काउंट कर सकता हूं? नहीं। ये ऑपरेशनल लेवल पे होता है। तो ये जो आपका TPS है, इट वर्क्स ऑन ऑपरेशनल लेवल। और ये जो आपका MIS है, अब यहाँ से टैक्टिकल कहानी शुरू होगी। यहाँ से टैक्टिकल जंग शुरू होगी, टैक्टिकल लेवल। सर MIS क्या करेगा? MIS डाटा उठाएगा TPS से,
टीपीएस का डाटा एमआईएस के पास जाएगा। एमआईएस क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि कंप्यूटराइज्ड है। बेसिकली ये डेटाबेस बना रही है, ये डेटाबेस बना रही है और ये आपको इस टीपीएस के डाटा को सॉर्ट करके, सिंक करके या एक बेटर प्रेजेंटेशन दे रही है उन लोगों को जिन्होंने टैक्टिकल प्लानिंग करनी है, जिन्होंने टैक्टिकल प्लानिंग करनी है। तो ये सबसे पहली बात डिपेंड करेंगे टीपीएस के डाटा के ऊपर। ये हाईली डिपेंडेंट है टीपीएस के ऊपर। अगर टीपीएस ही नहीं है तो काहे का एमआईएस? तो इनका काम है रिपोर्ट्स को जनरेट करना, ये रिपोर्टिंग करते हैं। अगर कॉलेज के प्रिंसिपल को ये देखना है कि 15 जनवरी तक कितने एडमिशन्स हुए हैं, तो वो टीपीएस में जाके हर एक दिन की ट्रांजैक्शन को पकड़ के ऐड नहीं करता रहेगा। वो एमआईएस को बोलेगा कि भाई मुझे डे 1 से लेके डे 15 तक की रिपोर्ट बना के दो। वो स्टार्टिंग डेट देगा, एंडिंग डेट देगा और एंटर कर देगा। एमआईएस अपने काम पे लगेगा और विद इन सेकेंड्स उसके सामने पीडीएफ के अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि कहाँ से डाटा पिक कर रहा होगा? उसके टीपीएस से। तो ये रिपोर्ट्स किस काम आ सकती हैं? प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए और टैक्टिकल लेवल पे डिसीजन लेने के लिए। भाई लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि रूम 1 है कॉलेज के पास और रूम 1 में क्लास प्लान हो गई है बिजनेस लॉ की बाय सर उसामा वहीद, और इस रूम में कुर्सियाँ हैं 70। डे 1 से लेके डे 15 तक की जब रिपोर्ट निकाली तो पता ये चला कि इस क्लास के इस बैच में, जो कि रूम 1 में होनी है, अभी तक 66 एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब मुझे यहाँ पे प्लानिंग करनी है, या तो मैं रूम चेंज कर दूँ, अगर पॉसिबल नहीं है तो मुझे फ़ौरन से एडमिन को बताना पड़ेगा कि भाई अब आपने 4 से ज़्यादा एडमिशन नहीं करने, या इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई अब एडमिशन्स को रोक दो, बैच फुल हो गया। मैंने 66 कर ली है, 70 की जगह थी, 4 का मैंने बफर रख लिया है ताकि अगर कल को कोई बच्चा जज्बाती हो गया आ जाए तो उसके लिए मेरे पास गैप हो। तो ये बेसिकली एक इंटरनल फोकस के साथ चलता है। ये इससे आप इंटरनल प्लानिंग कर सकते हैं। यू कैन प्लान आउट इंटरनली। तो ये आपको एक्चुअल फिगर देता है, बट अगेन डिपेंड किस पे करेगा? बहुत हैविली डिपेंड करेगा टीपीएस के ऊपर। अगर उन्होंने ये 66 की एंट्री ही गलत रिकॉर्ड की हुई हैं, अगर एक्चुअल देखते एक एक एंट्री को निकाल के, एक एक फॉर्म को निकाल के, तो पता चलता कि 66 की बजाय 61 है और गैप है 9 का, बफर है 9 का, बट मैं 3 तक का या 4 तक का बफर बर्दाश्त कर सकता हूं। मगर 66 को देख के मैंने कहा कि बस अब एडमिशन रोक दो, तो ये गलत है। इसका मतलब है कि उस गलत डाटा की वजह से आप गलत डिसीजन मेकिंग की तरफ चले गए। तो दिस इज हाउ मच बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। दिस इज हाउ मच both are interconnected, interlinked, interdependent on each other। अभी आपके ऊपर है कि आप डाटा इसमें डालते कैसे हैं। आप डेली बेस पे डाल रहे हैं या आप इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं।
अच्छा, अगर आपने बैच करना हो तो क्या होगा? एक काम करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड पे करते हैं बैच प्रोसेसिंग वर्सेस रियल टाइम प्रोसेसिंग। पहला राउंड बैच में क्या होगा? बैच में ये अपडेट तो होगा आफ्टर सर्टेन टाइम, मगर यहां पे क्या है, ये इसकी जो अपडेशन है, जो इसकी अपडेशन है, ये अपडेट होगा एट क्विकर डेली लेवल। बैच में करना है, अगर आपने बाहर से भी एक एम्प्लॉय हायर करना है तो वो 4 डेज के लिए आएगा, तो ये लेस एक्सपेंसिव है, ये उसके मुकाबले में कॉस्टली है, क्योंकि वो बंदा 30 के 30 दिन या 25 के 25 दिन आपके पास बैठा हुआ है। यहाँ पे आप सिमिलर ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि पहले आप सारी बिलो वाली ऐड कर लें, फिर आप सारी कॉस्ट वाली ऐड कर लें, फिर आप सारी R1 वाली ऐड कर लें, फिर आप सारी टैक्स वाली ऐड कर लें, मगर यहाँ पे जो हाथ लग रहा है फॉर्म वो साथ साथ जाएगा। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को देखना है, यहाँ पर आप उसको अलग से सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, यहाँ पर आप उसको अलग से सेग्रीगेट नहीं कर सकते। फिर क्या ज़रूरी है कि फिजिकली बंदा बैठा हो? क्या टीपीएस को मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ? क्या टीपीएस को मैं ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ? जी, लेके जा सकता हूँ, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग अवेलेबल है तो। यहाँ बैठ के मैं फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ, मैं फ़िज़िकल उनके पास नहीं गया, मेरा डाटा पहुँच गया, मेरे पैसे पहुँच गए, उनके सिस्टम ने खुद ही से एंट्री निकाल के खुद ही से रिकॉर्ड कर ली, मेरी फ़्लाइट बुक हो गई। एक बच्चा घर में बैठ के एडमिशन करवा रहा है, फ़िज़िकल चल के नहीं आया, फ़िज़िकल फॉर्म फिल नहीं हुआ, मगर उस ऑनलाइन प्रोसेसिंग ने एंट्री खुद ही से टीपीएस के थ्रू पकड़ के रिकॉर्ड कर दी। तो अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो बाकी कॉलेजेस से ये कॉलेज डिफरेंशिएट कर जाएगा। बाकी कर रहे होंगे ऑफलाइन, ये करेगा ऑनलाइन। ओके, तो टीपीएस के बाद हमें मिल गया एमआईएस। अब एमआईएस से अगला लेवल, एमआईएस बाई से अगला लेवल, लेवल 3। तू क्या लेवल की बात करता, तू तो मेरा लेवल का ही नहीं है। खैर, लेवल 3, लेवल 3 जनाब है मेरे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको आप प्यार से कहते हैं DSS, DRS नहीं, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या करेगा? ये आपको जो डाटा एमआईएस ने दिया है ना, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स होती हैं लेंथी, लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, पढ़ने में मुश्किल आ रही होती है, किसी तरह की कोई रेशोस नहीं इस पे आती, कोई स्टैट्स नहीं आ रहे होते हैं, डिटेल वर्किंग होती है, इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। कौन पढ़े बैठ के कि कौन सा बच्चा किस टाइम पे कौन से क्लास में कौन सी एनरोलमेंट करा के गया है? नहीं, हमें चाहिए एक ऐसी चीज़ जो कि क्विक हो, स्मार्ट हो, इंटरैक्टिव हो, कलरफुल हो। क्विक, स्मार्ट, इंटरैक्टिव और कलरफुल। तो हम इस पे लगा देंगे DSS और इसको बोलेंगे चल मेरा भाई, चल मेरा पुत्र,
मुझे एक बड़ी प्यारी सी एनालाइज्ड रिपोर्ट निकाल के दे, एक ऐसी रिपोर्ट निकाल के दे जिसमें ग्राफ्स आ रहे हों, पता चल रहा हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जिसमें पाई चार्ट्स बने आ रहे हों, जिसमें एनालिसिस आ रहा हो, जिसमें मुझे ट्रेंड्स पता चलें, जिससे मैं पकड़ के कंपेयर कर सकूं, कंपैरेटिव्स आ रहे हों, एक ग्राफिकल व्यू आ रहा हो, जिससे मुझे MIS की रिपोर्ट में उतरना ना पड़े, डिटेल से जाके चेक ना करना पड़े। तो ये है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जनाब कंप्यूटर के मज़ीद प्रोग्राम्स को पकड़ के आप इंटीग्रेट कर देते हैं MIS के साथ, और अब वो आपको एक ग्राफिकल डाटा निकाल के देना शुरू कर देता, यानी कि एक ऐसा डाटा जिसमें ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ें आपके सामने आती हैं। इट इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल टूल। ये क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? MIS पे। MIS किस पे डिपेंड कर रहा है? PPS पे। तो इसके अंदर फार्मूलाज, इक्वेशंस, मॉडल्स, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, इस तरह की चीज़ें लग के आपको क्विक टाइम, रियल टाइम डाटा निकाल कर देता है। और अगर आपको ये अच्छी वर्किंग चाहिए तो इसके लिए कोशिश की जाए कि आप डाटा डेली बेस पे अपडेट करवाएं। बेसिकली इट गिव्स यू अ UI कहते हैं यूज़र इंटरफेस को। तो बिल्कुल सामने सामने आपको ग्राफ्स मूव होते नज़र आ रहे होते हैं, आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस आ रही होती हैं। जिस तरह आप देखते हैं एक्सेल के ऊपर ग्राफ्स बने आ रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा इंटरेक्टिव है और आप अपनी पसंद से किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ के उसको एनालाइज कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग, स्टैट्स, इसके ऊपर ये डेवलप किया जाता है। सो दिस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आपने देखा होगा अक्सर मैचेस के अंदर भी हर ओवर के बाद आपको स्टैट्स मिलते हैं। इस बॉलर ने इतने ओवर करवाए, इतना मेडन है, इतने रन्स खाए और 2 आउट किए। ये DSS नहीं है, ये MIS है, रिपोर्ट फॉर्म में आ रहा है। स्कोर कार्ड रिपोर्ट फॉर्म में होता है। बट फिर आप देखते हैं कुछ ग्राफिकल डाटा, पार्टनरशिप स्टैट्स, उसमें एक बार बनी आ रही होती है। विनिंग परसेंटेज DSS, कितने रन्स लेग साइड पे मारे गए, रिजवान ने कितने छक्के फ्लिक पे मारे हैं, DSS है। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग साइड अगले ओवर की स्ट्रेटजी बनाती है कि यार इसका स्ट्रेंथ जोन क्या है, कहाँ पे इसको मुझे बॉल करनी चाहिए, कहाँ पे इसकी वीकनेस है। आप MIS की रिपोर्ट देख के तो नहीं बता पाएंगे, मतलब आप स्कोर कार्ड देख के क्या बताएंगे कि अगर रिजवान ने 50 रन बनाए हैं 37 बॉलों पे, स्कोर कार्ड सिर्फ ये दिखा रहा है, मगर वो रन कहाँ कहाँ बने हैं, ऑफ साइड पे कितने हैं, लेग साइड पे कितने हैं, फ्लिक पे कितने हैं, पुल पे कितने हैं, कट पे कितने हैं, डाउन द ग्राउंड कितने हैं, कितने दफ़ा ये आउट होते बच्चा, ये गिरा कितनी दफ़ा, ये DSS आपको शो करेगा। उसको देखते हुए फील्डिंग साइड ये फैसला करती है कि उसको बॉलिंग कहाँ पे करनी है, कहाँ पे इसका वीक स्पॉट है, कहाँ से मैं इसको जल्दी आउट कर सकता हूँ। DSS देखा होगा आप लोगों ने, बाउंड्री के ऊपर हर टीम के कुछ नुमाइंदे बैठे होते हैं, अपने हाथ में लैपटॉप्स लेके, नोटबुक्स लेके, सिस्टम्स लेके बैठे होते हैं, टच पैड्स लेके बैठे होते हैं, वो यही कुछ तो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और अब एंड पे मेरे पास आएगा एक और सिस्टम जो कि कहलाता है लेवल 4। ये है एग्जीक्यूटिव
इन्फो सिस्टम, EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये होता ही कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसका जो सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें कोई फिजिकल हार्ड कॉपीज नहीं होती हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप लेवल के ओनर्स, मैनेजर्स। तो क्रिकेट टीम में EIS कौन यूज करेगा? कोच यूज करेगा? नहीं, चेयरमैन, PCB चेयरमैन यूज करेगा EIS। वो देखेगा ओवरऑल लेवल के ऊपर कि इस प्लेयर ने कितने मैच खेले हैं आज तक, टोटल क्या स्कोर किया, इस पे फाइन्स कब कब हुए हैं, इसने खिलाफ वर्जियां कब कब की हैं, लेट कब कब आता रहा। तो ये उनका फैसला है, इसको नेक्स्ट टाइम टीम में ऐड करना है या नहीं करना, ये बताएगा EIS। तो सिलेक्शन कमेटी के पास EIS होता है। EIS डिपेंड करेगा DSS पे, वो डिपेंड करेगा MIS पे, वो डिपेंड करेगा TPS पे, ये बात आपको पता है। तो ये बेसिकली इवैल्यूएशन करता है और आपको इनसाइट बताता है, आपको इनसाइट बताता है। इसके अंदर भी जो डिस्प्ले आता है वो ग्राफिकल भी हो सकता है और वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है और यहाँ पे मेरे पास कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि PRC, CAF, CFAP। मैंने क्लिक किया PRC पे, विंडो खुल गई PRC की। अब मेरे से पूछ रहा है PRC 1, 2, 3, 4 या 5। मैंने कहा PRC 5 खोल के बताओ। उसने कहा PRC 5 में टीचर A भी है, टीचर B भी है, टीचर C भी है। मैंने कहा टीचर A का डाटा दो। टीचर A का डाटा कब से कब तक चाहिए, डेट रेंज बता दें, क्लास कौन कौन सी है वो उसकी रेंज बता दें, टाइम की रेंज बता दें। ये है मेरा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ से मैं ड्रिल डाउन कर रहा हूँ। इसमें फ़र्क है विद योर EIS बेसिकली आपके जो आपके कंपेटिटिव्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, या आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। मगर ये स्ट्रेटजिकली चलता है कि टीचर A ने कितनी छुट्टियाँ की, कब कब वो नहीं आया, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने टेस्ट लिए हैं, कितने बच्चे ICAP में अपीयर हुए हैं, इसका ओवरऑल परसेंटेज क्या रहा है, क्या क्लासेस टाइम पे स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको EIS। तो ये एग्जीक्यूटिव समरीज होती हैं, एक्सेप्शंस रिपोर्टिंग हो रही होती हैं। ओनर हर चीज़ से इंटरेस्टेड नहीं है। ओनर को चाहिए सिर्फ वो डाटा जो कि उसके काम का है, जो कि उसको रिक्वायर्ड है, बस उतना चाहिए, ना उससे ऊपर चाहिए और ना उससे नीचे चाहिए। तो ये है EIS। आप यूँ समझ लें कि MIS को पकड़ा, EIS को पकड़ा और क्या बन गया, पकड़ा मैंने MIS को, DSS को, और मेरे पास बन गया एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आजकल आपको पता है ChatGPT भी चल रहा है। ChatGPT क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम। ये क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर थाउजेंड्स, क्या करोड़ों, लाखों करोड़ों डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट डेटाबेसेस को पकड़ के इंटीग्रेट किया गया। तभी आप उसे कुछ भी पूछ लें वो आपको फ़ौरन से आंसर कर देगा। वो एक्सपर्ट बन गया हर चीज़ का, हर फील्ड का। बस उसको पहले आपने बताना है कि सवाल मैथ्स का करने जा रहा हूँ, साइंस का करने जा रहा हूँ। उसको इस्तेमाल करना भी एक आर्ट है।
उसको यूज़ करना भी एक आर्ट है। अगर आप उसकी सही यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आपको कमांड सारी की सारी रेलेवेंट देनी पड़ेगी। जब तक आपकी कमांड से इररेलेवेंट होगी तो आपको वो सही से आंसर भी नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके अंदर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की डेटाबेसेस को पकड़ के ऐड कर दिया गया, उनकी तमाम नॉलेज को इकट्ठा कर दिया गया और अब वो आपको आपके पसंद का डाटा निकाल के देता है, आपके सवालों का जवाब देता है, आपकी परेशानियों का हल देता है। ये है एक एक्सपर्ट सिस्टम। इसके पास नॉलेज भी है, इसका यूज़र इंटरफेस भी अच्छा है, कुछ रूल्स भी डिफाइन किए हुए हैं और यूआई भी मुनासिब से सपोर्ट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता चला जाएगा। दिस इज़ एक्सपर्ट सिस्टम। तो इस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को स्टडी किया और अब इससे आगे हम लोग कहानी को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि किताब लाजमी पढ़ लेनी है। किताब पढ़ेंगे, उसमें लाइंस पढ़ेंगे, मुश्किलात आएंगी तो आपने लाजमी पूछ लेना है। तो टीपीएस क्या है, एमआईएस क्या है, ईएसएस क्या है, डीआईएस क्या है, एक्सपर्ट क्या होता है, ये सारा हमने कवर किया। होपफुली आपकी जो परेशानियां हैं इन सिस्टम्स को लेके वो अब ख़त्म हो गई होंगी और अब हम कहानी को कल आगे लेके चलेंगे और चैप्टर 5 की मज़ीद गहराइयों को टच करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।